ठाणे कोंकण की बात, यहां 7 सीटें, सातों सीटें एनडीए को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 3 भाजपा, 3 शिंदे गुट और 1 अजीत पवार की पार्टी को सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। ठाणे की बात हो रही थी। ठाणे शिवसेना का मजबूत गढ़ शुरुआत से रहा है। 8 बार पिछले बार के चुनावों में 1 बार केवल शिवसेना हारी है, लेकिन जो सिटिंग सांसद हैं वहां के, वो जो है इस बार उद्धव ठाकरे के, राजेंद्र विचारे उद्धव ठाकरे के साथ हुए हैं। कल्याण की सीट की अगर बात करेंगे दोस्तों, कल्याण की सीट पर भी शिवसेना शिंदे गुट आगे दिखाई दे रहा है। यहां भी उद्धव गुट के साथ जो है टक्कर है उनकी। और श्रीकांत शिंदे जो हैं 2 बार से यहां के वो सांसद हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे। हर्षवर्धन जी, नहीं, मुझे लगता है कि जो ठाणे और कोंकण की सीट है, तो कोंकण के बारे में बताया उन्होंने। ठाणे की सीटों पर मुझे कहीं कोई मुश्किल इस गठजोड़ को नहीं दिखती है। असली संकट ये है कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के बीच में संघर्ष बढ़ा है। वो जो ठाणे और कल्याण की सीट को लेकर है, उसको लेकर बहुत बड़ा संघर्ष है। अगर उस संघर्ष से, जिसको कहते हैं ना, कि बाहर निकल आते हैं, तो मुझे कोई वहां मुश्किल नहीं दिखती है। और वहां वैसे भी एक तो एक एकनाथ शिंदे, वहां उनकी पूरी राजनीति ऑटो यूनियन से लेकर भारतीय जनता पार्टी का वहां सभी यूनियनों पर बहुत प्रभाव है, कमाल का प्रभाव है। उत्तर भारतीय बहुत ज्यादा है इस पूरे इलाके में, जो इधर से उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे को बहुत मुश्किल होने वाली है। रायगढ़ की सीट है, यहां से अजीत गुट के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे, वो यहां से सांसद हैं। और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से अनंत गीते वो यहां से चुनाव में है। लेकिन इस बार अजीत गुट जो है रायगढ़ की सीट पर, वो आगे हमको दिखाई दे रहा है। राहुल जी, माफ कीजिएगा, मैं सुन नहीं पाया। आप रायगढ़ की बात कर रहे थे। अजीत पवार की पार्टी लीड करती दिख रही है यहाँ पर। देखिए, ये सारा इलाका ऐसा है जहाँ पर मुझे लगता है कि अजीत पवार जो है उनका वैसे भी प्रभाव है, एनसीपी का प्रभाव रहा है। अब रायगढ़ की सीट में अगर ये सर्वे में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक है कि वहाँ जो है एनसीपी जो है वो ये आराम से जीत सकती है। अच्छा, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की भी बात कर लेते हैं। 2 बार से शिवसेना के विनायक राउत यहां से सांसद हैं, उद्धव गुट के, और वही इस बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमें पिछड़ते दिख रहे हैं वो। और यहां से एनडीए के उम्मीदवार जो हैं वो आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। कैंडिडेट बीजेपी ने अभी तक इस सीट पर नहीं दिया। संभव है कि इस बार नारायण राणे वहां से चुनाव लड़े, और नारायण राणे का उस क्षेत्र में बहुत प्रभाव है। बीजेपी से अभी मिनिस्टर रहे, उनको राज्यसभा का फिर से नॉमिनेट नहीं किया गया था, तो संभव है कि वो चुनाव लड़े। और उनका आप देखेंगे बहुत बीजेपी ज्वाइन करने से पहले उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया था, जिसको लेके वो बहुत एक्टिव रहे हैं, और उनका बेटा भी है, वो सब बहुत एक्टिव रहते हैं। तो नारायण राणे यदि चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के टिकट पे, तो संभवतः ये बीजेपी सीट जीत सकती है। अब जरा वेस्टर्न महाराष्ट्र की हम लोग बात करें। ये 11 सीटें हैं, और मैंने आपको बताया था ये जो पश्चिमी महाराष्ट्र का इलाका है, यहां लड़ाई पार्टियों की नहीं, परिवार की है। यहां लड़ाई है चाचा और भतीजे की, अजीत पवार और चाचा शरद पवार के बीच यहां लड़ाई है। घर की सीटें हैं, गढ़ हैं दोनों का। पार्टी 2 फाड़ हो चुकी है। अब वर्कर किसके साथ है, वोटर किसके साथ है, ये सर्वे से आपको अंदाजा लगेगा। मैं पश्चिमी महाराष्ट्र की 11 सीटों का सर्वे आपके सामने रख रहा हूं, और सर्वे के हिसाब से तो बहुत बुरी खबर शरद पवार के लिए आती हुई हमको दिखाई दे रही है। अजीत पवार की बीजेपी यहां 5 सीटों पर हमको जीतती दिखाई दे रही है। अजीत पवार 1 सीट पर, शरद पवार की एनसीपी 2 सीट पर, और उद्धव ठाकरे की पार्टी 1 सीट, कांग्रेस 1 सीट, अन्य 1 सीट पर जाती हुई हमको दिखाई दे रही है। मतलब शरद पवार यहां से कुछ कमाल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। एनडीए 6 और इसके अलावा 4 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन को, और 1 अन्य को जो है जाती हुई दिखाई देती है। सीधे बारामती की हमको बात करनी चाहिए। बारामती, जहां से अजीत पवार की धर्मपत्नी सुनित्रा पवार है चुनावी मैदान में, और दूसरी तरफ शरद पवार की बेटी और मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले, और सुप्रिया सुले अपना चुनाव हार सकती हैं, ये पश्चिम महाराष्ट्र का सर्वे हमको बता रहा है। और ये बड़ी खबर होगी, और शरद पवार के लिए शायद बहुत बड़ा झटका, सबसे बड़ा झटका, अगर उनकी बेटी इस चुनाव में पिछड़ रही है। देखिए, पूरा जो इलाका है इसमें अगर आप 2004, 2009 के चुनाव देखें, तो ये एनसीपी का गढ़, कांग्रेस का गढ़ रहा है। 2014 में बीजेपी ने कहीं ना कहीं इसमें सेंध लगानी शुरू की थी, जब वो जो है यहाँ पे सीटें जीतना शुरू हुए थे, और शिवसेना के साथ उन्होंने ये कोशिश शुरू की थी। बाद में हमने ये देखा कि 2019 के चुनावों में बीजेपी और जो शिवसेना है उसने अच्छी खासी यहाँ पे बढ़त बना दी थी। लेकिन देखिए, ये जो सीटें हैं, जैसे मैं मावल, पुणे, बारामती, शिरूर, सतारा, सोलापुर और कोल्हापुर वगैरह, ये सारी सीटें, यहाँ पर देखिए अगर बीजेपी को मुश्किल हुई तो वो अपने कारणों से होगी। जैसे अगर मावल की सीट लें, शिरूर की सीट लें, तो आपस में जो घटक दल हैं, जो इनके गठबंधन के दल हैं, ये लड़ रहे हैं उन सीटों को लेकर, वहाँ पे मार मची हुई है। सोलापुर जैसी सीट पे आप तय नहीं कर पाए अपना कैंडिडेट क्या होगा, ठीक है, कौन होगा।
तो वहां पर अगर जो है शिंदे की बेटी चुनाव लड़ रही है तो आपको तय करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनसे आपको टक्कर लेनी है तो ये सारी बातें वहां पर जो हो रही हैं, जैसे हथकांगल जो जगह है वहां पर राजू शेट्टी को दोनों दल कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो दूसरी दल एनसीपी हो, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके साथ। लेकिन अगर शरद पवार अपना घर नहीं बचा पा रहे हैं तो फिर क्या समझे हम इस चुनाव में। देखिए बारामती की सीट से 11 बार से ये शरद पवार की पार्टी परिवार यहां से जीतता रहा है। सुप्रिया सुले 3 बार की सांसद, शरद पवार 6 बार के सांसद हैं, एक बार खुद अजीत पवार सांसद रह चुके हैं और सिटिंग एमएलए हैं वहां से वो। और ये माना जाता है, हमें राहुल जी समीर जी ज्यादा बताएंगे, कि संगठन तो अजीत पवार के साथ ही है यहाँ पर। बिल्कुल, बारामती भले ही शरद पवार के नाम से जानी जाती हो, पिछले 10 साल से पूरा संगठन अजीत पवार देख रहे थे और पूरा संगठन अजीत पवार के साथ चला गया। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अजीत पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए, बारामती का पूरा संगठन अजीत पवार के साथ चला गया, सारे विधायक उसके साथ चले गए। शरद पवार की जो ताकत थी ग्राउंड लेवल पे वो पूरी अजीत पवार के साथ चली गई है। पवार परिवार भी इसके अंदर बढ़ चुका है, आधा परिवार अजीत पवार के साथ है, आधा परिवार शरद पवार के साथ है। तो इस स्थिति में शरद पवार के लिए बहुत मुश्किल है अपनी बेटी सुप्रिया सुले को जिताना, क्योंकि अजीत पवार की ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी वहां पर जुड़ रहा है। अजीत पवार को डबल फायदा हो रहा है, 1 और 1 11 हो रहा है वहां पर। और बारामती में उद्धव ठाकरे को शरद पवार की मदद नहीं कर सकते, कांग्रेस के बहुत ज्यादा मदद करने की स्थिति में नहीं है। अजीत पवार को भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक बड़ी ताकत दे रहा है बारामती के अंदर, और इस कारण सुनीता पवार जीत रही है। सिर्फ अपने दम पर अजीत पवार अपनी वाइफ को वहां से नहीं जितवा सकते थे, भारतीय जनता पार्टी का संगठन उन्हें वहां जितवा रहा है। जहां तक राष्ट्रवादी कांग्रेस की पार्टी की बात है, मुझे लग रहा है शिरूर सीट जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस जीत सकती है, जहां से अभी उनके सांसद अमोल कोले सांसद है जो शरद पवार के साथ है, जो अजीत पवार के साथ नहीं गए, वो जीतेंगे। सिंधुदुर्ग में मुझे लग रहा है कि नारायण राणे के लिए बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि दीपक केसरकर वहां से जो मंत्री एक नाथ शिंदे सरकार में, उनका और नारायण परिवार का 36 का आंकड़ा है। एक बड़ा वर्ग बीजेपी का भी ऐसा जो नहीं चाहता कि नारायण राणे बने, क्योंकि उनके बेटे वहां से ऑलरेडी विधायक है, तो उनका इस आधार पर भी वहां विरोध हो रहा है। पार्टी अभी तक तय नहीं कर पाई है कि नारायण राणे को टिकट देना है कि नहीं देना है। ठाणे के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी टिकट सीट लेना चाहती है एक नाथ शिंदे से, वहां से राजन विचारे शिवसेना के सांसद है, और पहले सीट भारतीय जनता पार्टी के पास ही होती थी। रामभवन मालगी प्रबोधिनी वहां से सांसद हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी की ठाणे से, बाद में यह शिवसेना को गठबंधन में चली गई थी। अब भारतीय जनता पार्टी एक नाथ शिंदे से कह रही है कि अगर ठाणे सीट आप लेते हो तो आपको आपके बेटे की सीट जो कल्याण डोंबिवली यहाँ से सांसद है वो सीट भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगी। दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी एक नाथ शिंदे को देने को तैयार नहीं है। मुझे लग रहा है आखिरी में एक नाथ शिंदे अपने बेटे को ठाणे से उतारेंगे और कल्याण की सीट हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी को दे दे, या अगर वो कल्याण से अपने बेटे को खड़ा करेंगे तो ठाणे की सीट भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगी नहीं। वैसे भी एक नाथ शिंदे का ठाणे में बहुत दबदबा है, कॉर्पोरेशन के 65 में से 64 पार्षद पूरे उनके साथ लौटा है। तो ये पूरा कोंकण बेल्ट हो, पूरा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीतने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बारामती भावेश, देखिए इससे बारामती में पूरे रीजन की बात करते हैं। देखिए हम जैसे कहते हैं कि पूरे महाराष्ट्र को हम मुंबई कहते हैं, इकोनॉमिक टाउन कहते हैं, उसी तरह पूरे महाराष्ट्र में सबसे धनी संपन्न यदि इलाका कोई है तो वेस्टर्न महाराष्ट्र है। उसकी वजह है जो शुगर बेल्ट है ना, वो इसी इलाके में जितनी ज़्यादा शुगर फैक्ट्रीज है वो इसी पे है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लाखों लोग उस बिजनेस से जुड़े, उस किसानी से जुड़े हुए, तो उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और वो एक कॉरपोरेट होता है, आपको पता है, वो कॉरपोरेट अलग अलग पार्टियों को सपोर्ट करती है। पहले किसी टाइम में वो शरद पवार के साथ हुआ करती थी, फिर वो उद्धव के साथ भी हुआ करती थी। इसलिए जब भी MVA बनाया गया था तो बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल इसी रीजन में होने वाली थी। इसलिए आप देखेंगे अभी जितनी भी सीटें के हुआ इसमें सबसे ज़्यादा फायदेमंद में यदि MVA है तो इसी रीजन में है। लेकिन फिर भी आपको याद होगा 2019 में जब एक नया मिनिस्ट्री क्रिएट किया गया था, अमित शाह जब उस मिनिस्ट्री को, सहकारिता मिनिस्ट्री, तो वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, क्योंकि इन सब चीज़ों जो कॉर्पोरेशन से जो जुड़े हुए लोग रहते हैं वो बीजेपी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अब सपोर्ट करते हैं। उसमें भी एक वर्ग था जिसका अजीत पवार के गुट का साथ होता था, तो उसको साथ आने के बाद जैसे मैंने कहा कि इस हर एक सीट पे लाखों लोग इस चीज़ से जुड़े हुए होते, तो उसका फायदा बीजेपी को कहीं ना कहीं मिलता जा रहा है। इसलिए आप देखेंगे जिन सीटों पे बीजेपी का अपना कैंडिडेट है वहाँ पे बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। जिन सीटों पे बीजेपी का अपना कैंडिडेट नहीं है, इस पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहा था मैं, वहाँ पे जरूर जो उद्धव ठाकरे सेना हो उनके लिए एक बड़ा बात समीर जी ने कही, लेकिन वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि बारामती में सब कुछ अजीत पवार के पास होने के बावजूद भी बीजेपी की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था अगर वो आगे दिख रहे हैं यहाँ पर, तो संभव ही नहीं था। मुमकिन क्या, संभव ही नहीं था, क्योंकि इस बात को समझिए, अजीत पवार और शरद पवार एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं तो शरद पवार ही बड़े नजर आते हैं, आज भी बड़े नजर आते हैं। उनके साथ संवेदनाएं हैं, जितने लोग हैं,
लेकिन चूंकि जो अभी भावेश कह रहे थे, एक तो जो कोऑपरेटिव जो मूवमेंट है उसको जिस तरह से कैप्चर किया, दूसरा इस पूरे बेल्ट में अजीत पवार के साथ एक और फैक्टर की चर्चा हम लोग नहीं करते हैं, वो है प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल का भी फैक्टर बहुत बड़ा है, वो दूसरे तरह का फैक्टर जिसको कह रहे थे ना कि अलग अलग लोगों के मैनेजमेंट की बात। और ऐसा नहीं कि शरद पवार से टूटकर सिर्फ अजीत पवार आए हैं, शरद पवार के जो फाइनेंशियल पावर है वो चले आए, मसल पावर है वो चले आए, जो वहां जातीय समीकरण था वो चले आए, तो वो सब मिलाकर आए। और भारतीय जनता पार्टी पहले से पवार से लड़ रही, तो अगर अजीत पवार एक छोटा हिस्सा भी तोड़कर लाते हैं तो दरअसल वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत से जीतेंगे। लेकिन अगर अजीत पवार नहीं आते तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इस पूरी बेल्ट में मुश्किल होती। वो बारामती हो, सतारा हो, या मतलब इन सारी सीटों की अगर बात कर ले तो एक तरह से कहें तो सिर्फ और सिर्फ ये जिसको कांटे से कांटा निकालना है वही रणनीति। लेकिन भाभी नदद की लड़ाई में भाभी दिख रही है आगे। नहीं, जाहिर है भाभी इसलिए दिख रही है कि जैसे कहा जाता है ना कि भाई किसके नाम का सिक्का चल रहा है, तो सिक्का तो अभी अजीत पवार के नाम का चल रहा है। और सुप्रिया सुले मतलब मैं निजी तौर पर नहीं जानता हूं, लेकिन इतने लंबे समय से इतने बड़े राजनेता की पुत्री होने के बावजूद जो इंपैक्ट होना चाहिए था, जो पॉलिटिकल इंपैक्ट होना चाहिए था, वो नहीं छोड़ पाई। वो अपने कार्यकर्ताओं भी कहा था कि अगर आज सुप्रिया सुले निकल जाए कि मैं अपने पिता की विरासत को लेके, उस मराठा स्वाभिमान की लड़ाई को लेके, क्या हुआ, 2 बाइट दिया, 2 दिन कुछ बयान दिया, उसके बाद गायब। तो अगर इस तरह से आप राजनीति कर रहे हैं और आप कह रहे हैं किसकी विरासत लेंगे, उस शरद पवार की जिसने 28 साल की उम्र में खेल कर दिया था महाराष्ट्र की राजनीति में, उस शरद पवार की जिसने खड़े होकर कह दिया सीडब्ल्यूसी मीटिंग में कि सोनिया गांधी तो विदेशी मूल की, हम इसके नेतृत्व में नहीं चुनाव लड़ सकते, तो वो ताकत किसके अंदर है? वो ताकत है अजीत पवार के। देखिए यहाँ पे जल्दी से मैं सीटें बता दूं, एक चाहता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये इलाका जो है, राजे रजवाड़ों का भी इलाका है, जहाँ पे जो है अगर कोल्हापुर आप बात करेंगे तो वहां पर जो है शाहू महाराज छत्रपति ये कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। और सतारा की बात करेंगे तो वहां पे उदयन राज जो है, जो छत्रपति शिवाजी के वंशज माने जाते हैं, वो लड़ना चाहते हैं। बीजेपी से वो बात कर रहे हैं, उन्हीं के कैंडिडेट रहे हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे भी चुनाव। पिछली बार रोचक रैली थी कि बारिश में शरद पवार ने बहुत भारी बरसात में कहा गया कि इस उम्र में एक आदमी ऐसे खड़ा हो रहा है, तो राजनीति ऐसे की जाती है। तो शिरूर की सीट पर देखिए, यहाँ भी चाचा भतीजे की लड़ाई, अमोल कोले जो है वो आगे दिखाई दे रहे हैं एनसीपी शरद गुट से। तो ये दोनों सीटें, जो एक सीट जो थी ये यहाँ से शरद पवार आगे दिख रहे हैं, दूसरी सतारा की सीट है, यहाँ से भी ये सीट भी हमको शरद पवार के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। माढ़ा की सीट की अगर बात करेंगे, यहाँ माढ़ा पहले भी चर्चा में रहा है कभी, ये सीट फिलहाल बीजेपी के पास जाती दिख रही है। अभी सांसद बीजेपी का ये वहां से माढ़ा से, और पहले शरद पवार माढ़ा से सांसद रहे हैं, शरद पवार वहां से सांसद थे। और माढ़ा सीट शरद पवार ने महादेव जानकर को ऑफर की थी, जो धनगर समाज के व्यक्ति, उनको ऑफर की थी, लेकिन अब वो एनडीए गठबंधन के साथ है, उन्हें परबड़ी सीट दे दी गई है, क्योंकि वो 2 सीट मांग रहे थे, उन्हें परबड़ी सीट दे दी गई है, और वो अब अजीत पवार को सपोर्ट करेंगे बारामती के अंदर। तो धनगर समाज एक बड़ा वोट बैंक है वहां पर, और मुझे लग रहा है उसका फायदा अजीत पवार को बारामती में होने जा रहा है। पुणे के बारे में बताइएगा, पुणे बीजेपी और अजीत पवार के बीच में बड़ी इसके लिए बड़ी लड़ाई चली थी, लेकिन आखिरकार बीजेपी ने सीट दी नहीं। बिल्कुल, ये यहाँ बीजेपी आगे दिख रही है हमें। पुणे से पाठक साहब बापट सांसद थे, उनका डेथ हो गई थी। अजीत पवार पुणे सीट से अपने बेटे को लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहते थे, और उन्होंने जिद कर पालक मंत्री जो पुणे के थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उनको हटाकर खुद वहां के पालक मंत्री बने। अजीत पवार की पूरी कोशिश थी कि पुणे की सीट से उनका बेटा चुनाव लड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वहां पर, संघ का जो काम है, और जो सांस्कृतिक केंद्र जिसे कहते हैं कि महाराष्ट्र का जो सांस्कृतिक सिटी जो है वो पुणे है, तो पुणे भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस को देने को तैयार नहीं हुई, और अब भारतीय जनता पार्टी वो सीट से चुनाव लड़ रही है, क्योंकि वहां पर पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है। अभी मेयर भारतीय जनता पार्टी का ही वहां उन्हीं को शायद टिकट भी है। और उधर मुरलीधर किशन मोहोल ये बीजेपी से हैं, और रविंद्र धांगेकर जो है उन्होंने भी असेंबली वहां पे चुनाव जीता हुआ है, तो जो है वो इस कारण से भी उनका। अरे मराठवाड़ा पर मैं बोलूं उससे पहले एक शिरडी की सीट रह जाती है, यहाँ ये सीट हमको उद्धव ठाकरे के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। टक्कर उनकी शिंदे गुट के साथ है, भाऊ साहब वाकचौरे शिवसेना उद्धव बाला साहब गुट से हैं, और सदाशिव लोखंडे ये शिंदे गुट से उम्मीदवार हैं। ये सीट उद्धव ठाकरे के पास जाती दिख रही है। अब जरा मराठवाड़ा की बात करते हैं। मराठवाड़ा की 8 सीटें, और इन 8 सीटों में आप देखेंगे तो ये पूरी तरीके से बटा हुआ इलाका हमको दिखाई दे रहा है।
टक्कर बीजेपी और बाला साहब और उद्धव ठाकरे के बीच में दिखाई दे रही है। 8 में से 4 भाजपा जीतती दिखाई दे रही है हमको, और 4 सीटें हमको उद्धव ठाकरे की पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जरा मराठवाड़ा का समीकरण समझाइए भावे। देखिए, इसमें वो सीटें हैं जिसमें मराठा वोट का अधिक प्रभाव है। 2-3 सीटें ऐसी भी जिसमें मुस्लिम वोटों का भी बहुत प्रभाव है, जिसमें उस्मानाबाद हो गया, औरंगाबाद हो गया। तो इन सब वजह से यहाँ पे इनका प्रभाव है। दूसरे, अब देखिए, जब 2-3 बड़ी पार्टियां जिसका मराठा वोट बैंक पे अच्छा खासा पकड़ रहा है, चाहे वो शरद पवार रहे हों या उद्धव ठाकरे रहे हो, तो इस वजह से वहाँ पे इनके पास एज जरूर है। लेकिन बीजेपी की अपनी सीटिंग जितने भी सीट है उस पर बहुत अच्छा करिए। आपको याद होगा जालना सीट भी इधर ही इसी रीजन में आते, लेकिन जहाँ पे एक प्रोटेस्ट जो चल रहा था मराठा रिजर्वेशन को लेके, लेकिन बीजेपी वहाँ उसका कोई असर नहीं दिखाई दिया आपको सर्वे में? नहीं, इस पर्टिकुलर इशू का कोई असर नहीं है। देखिए, वो प्रोटेस्ट जहाँ तक हम लोगों को समझ में आया, जहाँ पे हमारे टीम को समझ में आया, वो प्रोटेस्ट पूरी की पूरी जो थी वो एक पार्टी की तरफ से स्पॉन्सर थी। उसमें लोग जो थे उन्हीं के लोग उसमें थे। देखिए, किसी भी आंदोलन की सफलता खासकर चुनाव में तब होता है जब उसका फायदा या नुकसान तब होता है जब उसमें आम लोग अपने आप उससे जुड़े। इस तरह के प्रोटेस्ट में हमें कहीं भी वो नहीं दिखा गया था कि वो खासकर आम लोग का उससे जुड़ाव। मराठवाड़ा की 3 सीटों की बात करें तो राहुल जी फिर आप बोलिएगा। औरंगाबाद की सीट एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील यहां से जीत करके आए थे, लेकिन इस बार ये सीट हमको इम्तियाज जलील हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनकी टक्कर जो है उद्धव ठाकरे की पार्टी से दिखाई दे रही है। चंद्रकांत खैरे वो यहां से सीट निकाल सकते हैं। बीड की सीट पर पंकजा मुंडे जो है वो हमें आगे दिखाई दे रही है। उनकी बहन प्रीतम मुंडे की, वो सांसद यहां से, उनकी जगह पंकजा मुंडे को टिकट दिया गया, वो आगे दिखाई दे रही है हमको एनसीपी शरदपुर से जीतती हुई। और नांदेड़ की सीट पर बीजेपी के प्रताप राव पाटिल चिखलीकर ये आगे हैं, और कांग्रेस पार्टी यहां से हमको पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। जी बोलिए। देखिए, ये जो इलाका है ना, ये बहुत इनफेमस है पानी की कमी को लेकर, और यहाँ पर अक्सर जो है वो क्रॉप जो है खराब हो जाती है अनसीजनल रेन के कारण। तो यहाँ जो किसान है वो फैक्टर है कि किसान किस ओर जाएगा, उनके मुद्दे जो हैं यहाँ पे बहुत हावी रहते हैं, और वो जिस ओर जाता है वो पार्टी जो है यहाँ पे जीतती है। मराठा का आप बताया ही भावेश ने कि मराठा इशू यहाँ पे रहता ही है। अब उसमें भी ओबीसी और मराठा वाला इशू किस तरह से जो है काम करता है उस पर भी यहाँ निर्भर करता है। इसमें 2 फायदे भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्र में हो रहे। तो अशोक चौहान नांदेड़ के जो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, इसके अलावा शिवराज पाटिल की बहू ने अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो ये 2 बड़े परिवार जो जहाँ से कांग्रेस के नेता थे उन्होंने ज्वाइन किया। और खबर आ रही है कि विलासराव देशमुख जो लातूर के बड़े रहता है, उनके बेटे जो अभी विधायक है, हो सकता है उनके परिवार का एक सदस्य भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले। अगर वो भी आता तो मुझे लग रहा है मराठवाड़ा में कांग्रेस और शिवसेना पूरी साथ होगी। औरंगाबाद की जहाँ तक बात है, जो वहाँ से ओवैसी की पार्टी जीती थी, वो इस कारण जीत पाई थी कि वहाँ से हर्षवर्धन यादव निर्दलीय खड़े हुए थे 2019 में शिवसेना का विद्रोह करके, और वो 2 लाख वोट ले गए थे। उसने शिवसेना के कैंडिडेट को हरवा दिया था। अदरवाइज पिछले 2019 में ही वहाँ से शिवसेना जीत जाती। घर के उम्मीदवार ने विद्रोह कर दिया था, इसके हार गई थी। अब वहाँ पर तय है कि वहाँ पर शिवसेना के जो उम्मीदवार हैं वो वहाँ जीत सकते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे का भी मजबूत आधार है। मराठाओं का एक बड़ा आंदोलन वहां पर हुआ है, वहां के ओबीसी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एक मराठवाड़ा पर कमेंट आपका, फिर मैं आगे इसके बाद नॉर्थ महाराष्ट्र की बात करूंगा। नहीं, देखिए, मुझे सबसे रोचक तो औरंगाबाद की सीट लग रही है। हालांकि यहाँ से शिवसेना उद्धव संभाजीनगर, ठीक बात, उद्धव ठाकरे जाते जाते वो कर गए थे। हालांकि अभी लोकसभा सीट का नाम बदला है या नहीं बदला है ये भी देखना होगा। लेकिन ये जो सीट है इस पर बहुत ज्यादा, जिसको आप कहें बहुत रॉ लैंग्वेज में बात करें तो हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा है। यहाँ बार बार अलग अलग वजहों से एक दूसरे के सामने कम्युनिटीज आती रही हैं। यहाँ अभी बहुत जबरदस्त दंगा हुआ था जिसमें एआईएमआईएम की भूमिका बहुत संदिग्ध थी, आरोपी थे वो लोग। और जो सबसे बड़ी बात है कि मुझे यहाँ जब दिखता है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे, तो क्या यहाँ भारतीय जनता पार्टी उस स्पेस को नहीं ले पा रही है? मेरे मन में ये सवाल आता है, क्योंकि अगर यहाँ भाजपा लड़ेगी तब तो वो शिवसेना उद्धव ठाकरे के सामने लड़ पाएगी। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना शायद एआईएमआईएम के सामने वो जो माहौल या कहे कि वो जो कंपटीशन देना होता है वो नहीं दे पाएगी। यहाँ जो हाईवेज बने हैं ना, मजबूरी हाईवेज जो बने हैं उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा।